हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो वीडियो को लाइक करें। हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र होता है। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, CaOH2, CaO, CaCO3 या CaCHO32। तो काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, CaO। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या ओजोन। तो जल के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH2 या CaCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, NaHCO3। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? और कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवंग या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, अम्ल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 7, 8, 9 या 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 10.5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? और आपको बताना है कि वह कौन सा धातु होता है जो चमकीला होता है। यदि स्टूडेंट आपको आंसर पता हो तो आप आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, तभी हम जानेंगे आपकी तैयारी कितनी है। तो निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? ऑप्शन है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या सेलेनियम। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन जो है, आयोडीन एक अधातु है जो कि चमकीला होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आयोडीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? Al, Na, Ca या Mg। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na, सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो अत्यधिक क्रियाशील है। और यहाँ से आपको बता दें कि सोडियम को आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो है सोडियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु के ब्राह्मणतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु के ब्राह्मणतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, 6, 3 या 4। तो ऑक्सीजन के ब्राह्मणतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, ऑक्सीजन 8 का जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं कितना आता है? 2 और 6। तो इसके बाहरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 6। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्यूटेनान एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनान एक प्रकार्यात्मक यौगिक है
ठीक है। ब्यूटेन यानी कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल, कीटोन या एल्कोहल। तो ब्यूटेन आयन का जो प्रकार्यात्मक समूह है वह कीटोन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, कीटोन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आ जाइए अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? क्लियर है। चलिए देखते हैं। पहला एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 आबंध बनते हैं। कितने आबंध? 3 आबंध। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, त्रिआबंध। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्किन का सामान्य सूत्र है। यह वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1 या CnH2n-2। तो एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, CnH2n। क्लियर है। चलिए 41वां का ऑप्शन बी क्लियर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9 या 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 7। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है। जब समूह में हम लोग जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटम के आकार में, एटम के साइज में क्या परिवर्तन होता है? चलिए पहला ऑप्शन, परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज जो है वो क्या होता है? परमाणु साइज बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, परमाणु साइज बढ़ता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? ठीक है। वह कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि तरल अवस्था में होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो आपको पता होना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 6। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Pb प्लस CuCl2 जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? PbCl2 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ से सवाल है कि उपयुक्त रासायनिक समीकरण है। ठीक है। आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि यह कौन सा रासायनिक समीकरण है? पहला विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो यहाँ से आपका जो समीकरण दिया हुआ है यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है। जब जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो उसमें कौन सा गैस बनता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, CO2,
N2 या H2 और SO2। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन बनता है? हाइड्रोजन, H2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पहला है Cu, Hg, Ag और Au। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि Cu, Hg, Ag और Au में सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो है Cu, कॉपर। क्लियर है? कॉपर जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मन लगा के पढ़ें।